आज की क्लास में हम तृतीय सत्र के सिलेबस में जो 5वां अध्याय है जिसका शीर्षक है फूल और कांटा, इसको लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत जी है। ये नई कविता को और इस कविता को पढ़ने से पहले हम हरिवोत जी का जो परिचय 2 पन्नों में प्रस्तुत किया गया है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत जी की जो कविता फूल और कांटा है, बहुत बढ़िया कविता है। इस कविता को हम पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे। पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत का परिचय लेना चाहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। स्क्रीन पर उपाध्याय जी हरिवोत का जो परिचय है वो प्रस्तुत किया गया है। तो ये हरिवोत जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब ये द्विवेदी युग क्या है, हमने पिछली क्लासों में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। हिंदी साहित्य में जो 1900 के बाद जो आधुनिक काल आरंभ हुआ, तो ये 1900 से लेकर 1950 तक, संवत 1900 से लेकर 1950 तक भारत हिंदू युग नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 1950 से लेकर 1975 तक का जो 25 वर्ष का समय है उसको द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, क्योंकि इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से जो आधुनिक हिंदी साहित्य को संपन्न किया, संग्रहित किया और विकसित किया, वो योगदान बहुत भारी योगदान होने के कारण उन्हीं के नाम से इस 25 वर्ष के युग नाम को काल को उनके नाम से बुलाया जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत जी उसी समय के कवि माने जाते हैं। हमने आपको पिछली क्लासों में बता दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आकर कई हिंदी कवि लोगों की काव्य प्रतिभा विकसित हुई है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त जी को, मैथिली शरण गुप्त जी भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की छत्र छाया में आने के बाद ही उनकी काव्य कला विकसित हुई, पुष्पित हुई। तो उसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत भी महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाने वाले कवियों की लिस्ट में गिने जाते हैं। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि के रूप में उभरे हुए थे। राष्ट्रीयता तथा विश्व बंधुत्व की भावनाओं से उनका काव्य ओतप्रोत है। उनका जन्म सन 1865 में 1865 में निजामाबाद ज़िला आज़मगढ़ में हुआ था। ये आज़मगढ़ ज़िला उत्तर प्रदेश के इलाके में निज़ामाबाद, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। ऐसे तो तेलंगाना में भी निज़ामाबाद मौजूद है, लेकिन ये निज़ामाबाद उधर का आज़मगढ़ का निज़ामाबाद है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1865 में। और इनकी जो कविता है इसमें राष्ट्रीयता का स्वर गुंजित है और विश्व बंधुत्व की भावनाएं भी हमको दिखाई देती है। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विद्या आरंभ किया था और सन 1879 में निजामाबाद के तहसीली पाठशाला से मिडिल वर्नाकुलर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो वहीं पर निजामाबाद में, जहाँ पर आजमगढ़ ज़िले के निजामाबाद में जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, वहीं पर आपकी पढ़ाई हुई, आरंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई। और 1879 में 1879 में इन्होंने मिडिल क्लास को पास किया था। इनके माता का नाम रुक्मिणी देवी था और पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय जी था। और सन 1889 में उन्होंने कानून गो परीक्षा पास की और कानून गो का स्थायी पद प्राप्त किया। इसके पश्चात सन 1941 तक उन्होंने काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान की है। 1889 में वे कानून गो की परीक्षा पास किए, फिर उसके बाद सरकारी पद पर आसीन हुए। और उसके पश्चात 1941 में अपने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद तो उन्होंने 1941 तक काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी काम किया है। काशी में जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में वे सेवाएँ प्रस्तुत किए हैं। और हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, फारसी, उर्दू, गुरुमुखी तथा बंगला का ज्ञान
स्वाध्याय से प्राप्त किया है। तो देखिए, इन्होंने अपने स्वाध्याय से यानी स्वयं परिश्रम करके, मेहनत करके, अपने घर बैठकर ही अपने ही प्रतिभा से, स्वाध्याय से, स्वयं परिश्रम से विभिन्न प्रकार की भाषाएं जैसे संस्कृत, फारसी, उर्दू, गुरुमुखी, बंगला ऐसी भाषाओं पर उन्होंने अधिकार स्थापित किया है। और हरिवोध हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे हैं और इन्हें एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति के रूप में भी आदर और सम्मान दिया जा चुका है। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है तथा सम्मेलन की साहित्य वाचस्पति उपाधि से विभूषित किया गया है। तो इन्हें जो उपाधियाँ मिली हैं उनमें जो प्रमुख उपाधि है वो इनके अपने काव्य प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक की उपाधि मिली है और साथ ही साथ वो हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो प्रिय प्रवास काव्य है हरिवोध जी का, ये आधुनिक हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिवोध जी ने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करते हुए ये प्रिय प्रवास काव्य को लिखा है और इन्होंने एकदम शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए सरल भाषा में एक तृतीय श्रेणी पाठक तक पहुंचने का प्रयास किया है। तो इनके इस अथक प्रयासों के फलस्वरूप हिंदी साहित्य जगत में इनके अपने प्रिय प्रवास को महाकाव्य की संज्ञा और खड़ी बोली भाषा में लिखित पहला महाकाव्य के रूप में देखा जाता है। अब ये खड़ी बोली मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि 1900 से पहले, संवत 1900 से पहले जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो लगभग या तो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं या अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो ब्रज और अवधी का जो क्रेज़ था 1900 से पहले, फिर 1900 के बाद ये क्रेज़ ख़त्म हुआ और कवियों ने ये महसूस किया कि एक आम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए तृतीय श्रेणी पाठक को भी समझाने के लिए, संप्रेषणीयता को कायम करने के लिए सरल भाषा को चुना जाए, सरल भाषा का चयन जरूरी है। उन्होंने महसूस किया तो आधुनिक काल में कवियों ने ज़्यादा से ज़्यादा काव्य रचनाएं खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करते हुए किए हैं। तो ऐसी परंपरा में सबसे पहले हरिवोध जी का नाम लिया जाता है, जिनका प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, खड़ी बोली हिंदी में लिखित। तो उसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया है, एक उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। फिर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक सभापति के रूप में भी गौरव प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी गौरवान्वित किया गया है। इस बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार ने सन 1947 में हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य उपहार प्रदान कर संसार से विदा ली। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी 1947 में, जिस वर्ष हमें आज़ादी मिली, उसी वर्ष वे परलोक सिधारे। उनकी सेवाएं, उनका योगदान हिंदी साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान रहा है और ऐसे महान कवि, ऐसे महान खड़ी बोली के लेखक, प्रिय प्रवास के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी 1947 में हिंदी साहित्य को अपना अमूल्य योगदान देकर परलोक सिधारे, अलविदा कहे। देखिए, उसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं यहाँ पर गिनाई हुई है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं रचनाएं। काव्य भी इनसे इन्होंने लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखे हैं आप, उसके साथ साथ आपकी समालोचना भी है। तो इस प्रकार इनके जो काव्य लिखित है उसमें सबसे पहले नाम जो गिनाया जा रहा है वो प्रिय प्रवास का है। 1914 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, 1914 में प्रिय प्रवास बहुत ही नामवर कृति मानी जाती है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी द्वारा लिखित प्रिय प्रवास काव्य। और उसके बाद रसकलश 1931 में इनकी प्रकाशित हुई, 1931 में रसकलश। फिर वैदेही वनवास जो 1940 में प्रकाशित थी, 1940 में। और पद्य प्रसून, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, बोलचाल, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रभा, प्रेम पुष्पोहार, प्रेम प्रपंच, कल्पलता,
पारिजात और सतसई आदि इनके काव्य संग्रह है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी काव्य लिखने के साथ साथ उपन्यास भी आपने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ज़्यादा नामवर जो उपन्यास है वो प्रस्तुत है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। ये दो उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। कविता करने के साथ साथ उपाध्याय जी ने, हरिवोध जी ने उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल बहुत ज़्यादा ख्याति को प्राप्त है हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक पर भी अपना कलम चलाया है। इनके नाटकों में जो ज़्यादा चर्चित है और ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है रुक्मिणी परिणय। रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय व्यायोग, ये दो नाटक आपके हिंदी साहित्य जगत में, आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में चर्चित रहे हैं और ज़्यादा ख्याति को प्राप्त किए हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी न केवल कवि थे बल्कि एक अच्छे उपन्यासकार भी थे और उसके साथ साथ नाटककार भी थे। हम इनको केवल कवि कहकर इनकी प्रतिभा को सीमित नहीं कर सकते हैं। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वे एक अच्छे कवि भी थे, सफल कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे और एक अच्छे नाटककार भी थे और एक अच्छे उपन्यासकार होने के साथ साथ एक अच्छे आलोचक भी थे। आलोचना करना भी वे जानते थे। उनकी जो समालोचना की जो पुस्तकें हैं उसमें ज़्यादा प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं उनके नाम यहाँ पर प्रस्तुत है, जैसे हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा पर और साहित्य पर उन्होंने अपना कलम चलाया है। भाषा के और साहित्य के विकास को लेकर उन्होंने आलोचनाएं की है। तो ये आलोचना की जो पुस्तक है उनकी, ये भी हिंदी साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त की है, एक अपना विशेष स्थान रखती है। साथ ही साथ उन्होंने कबीर वचनावली की भूमिका, साहित्य संदर्भ, ये दो और समालोचना की पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार हम ये बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी कवि होने के साथ साथ एक उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे और एक अच्छे आलोचक भी थे। तो हरिवोध की काव्य धारा युग की परंपराओं और मान्यताओं को, हरिवोध जी की जो काव्य धारा है वो युग की परंपराओं और मान्यताओं को साथ लेकर प्रवाहित हुई है। युग की जो मान्यताएं होती है, परंपराएं होती है, अब ये तो युग ही बताता है कि कौन सी परंपरा प्रचलित है और कौन सी मान्यताएं प्रचलित हैं। इस पर इनका ध्यान जरूर जाता था और उन मान्यताओं को और परंपराओं को वो अपने दीर्घ दृष्टि से पकड़ते थे और उसे अपने काव्य में लिपिबद्ध करते थे। यानी इनके काव्य में हमको ये दो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनमें बुद्धिवादी युग का नया जीवन दर्शन, मानवीय दृष्टिकोण और प्रगतिशील विचारधारा का समन्वय हुआ है। तो इनके काव्य में ये तीनों विषय हमको दिखाई देते हैं। तीनों विषयों में समन्वय भी दिखाई देता है। जैसे बुद्धिजीवी वर्ग का, बुद्धिवादी युग का नया जीवन दर्शन, जो नयापन है, नया जीवन दर्शन है, जो बदलती हुई जो जीवन शैली है, पुरानेपन से हटकर नएपन की तरफ जाने की जो नई पीढ़ी की जो इच्छा, आकांक्षा और एक टेस्ट होता है, एक रुचि होती है, उस जीवन शैली को, उनके अपने मन और मस्तिष्क को भी उन्होंने अपने काव्य के द्वारा दर्शाया है। इतना ही नहीं, उनके दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उपस्थित की जा रही है कि उनके काव्य में प्रगतिशील विचारधारा भी हमको दिखाई देती है। अब ये प्रगतिशील विचारधारा क्या है? प्रगतिशील विचारधारा यानी प्रगतिवादी विचारधारा, जिसको समाज में साम्यवाद कहा जाता है, राजनीति में मार्क्सवाद कहा जाता है, उसी को साहित्य में, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद कहा जाता है। गरीबों का पक्ष लेना, अमीरों का विरोध करना, ऐसे रचनाकारों में हिंदी साहित्य में विशेषकर निराला जी को याद किया जाता है, नागार्जुन को याद किया जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध की रचनाओं में भी, कविताओं में भी हमको ये प्रगतिशील विचारधारा के दर्शन होते हैं, उसके भी बीज हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार की विचारधारा भी इनकी कविता में हमको दिखाई देती है। बुद्धिवादी वर्ग के जीवन शैली को और उनके दृष्टिकोण को, साथ ही साथ प्रगतिशील विचारधारा को उन्होंने
इन तीनों बिंदुओं को बिंदुओं में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया है। उन्होंने रस कलश, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में प्राचीन कथा की पृष्ठभूमि पर आधुनिक बुद्धिवादी जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। तो देखिए, ये जो 3 काव्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, प्रिय प्रवास, और दूसरा जो काव्य है यहाँ पर रस कलश, फिर उसके बाद देखिए आप वैदेही वनवास। ये तीनों जो काव्य है, इसकी जो कथा भूमि है, ये कथा वस्तु है, ये कथा वस्तु पौराणिक है और हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली जो पौराणिक कथाएं हैं, उन पौराणिक कथाओं को बेस बनाकर उस कथा वस्तु को उन्होंने चुना जरूर है, लेकिन उसको जो प्रस्तुत करने का उनका जो ढंग है वो आधुनिक है, वो नवीन दृष्टि से उन्होंने प्रस्तुत किया है। रस कलश ब्रज भाषा में रचित प्रौढ़तम कृति है। तो इनका जो रस कलश काव्य है, ये इन्होंने खड़ी बोली में नहीं लिखा है, जबकि खड़ी बोली के एक अच्छे कवि के रूप में हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोज जी। लेकिन इन्हें ब्रज भाषा पर भी अधिकार था। संस्कृत, उर्दू, फारसी और गुरुमुखी, बंगला, इस प्रकार बहुत सारी भाषाओं को जानते थे हरिवोज जी, लेकिन इसके साथ साथ उनको ब्रज भाषा भी पढ़ना लिखना आता था। तो उन्होंने ब्रज भाषा में ये रस कलश काव्य को लिखा था। तो इस तरह बहु भाषा कोविद के रूप में हम इन्हें जान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को वे जानते हैं। तो रस कलश ब्रज भाषा में रचित प्रौढ़तम कृति है। यह रीति ग्रंथ है। इसमें अलंकार और नायिका भेद आदि का निरूपण किया है। इसमें रीतिकाल की नायिकाएं लोक सेविका, देश प्रेमिका आदि के रूप में चित्रित की गई है। तो ये जो रस कलश है वो रीति ग्रंथ माने, इसमें काव्य शास्त्र के जो नियम है उसका पालन किया गया है। अलंकारों का प्रयोग और सजाने का जो काम है, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप कविता को सजाने के जो नियम होते हैं उसका पालन उन्होंने किया है। नायिका के भेदों को भी उन्होंने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है कि नायिका जो किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की नायिकाएं होती है। तो इनके काव्य में रस कलश में जो नायिकाएं प्रस्तुत हुई है वो नायिकाएं लोक सेविका के रूप में और देश प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत की गई है। इन्होंने उनकी अपने रस कलश की नायिका को लोक कल्याण, लोक सेवा करने वाली नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है और देश प्रेमिका के, देश प्रेम को रखने वाली, देश प्रेम से ओतप्रोत नायिका के रूप में उन्होंने रस कलश में अपनी नायिका को चुना है। तो नायिका के बहुत सारे गुण होते हैं, नायिका के भेद अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार की नायिकाएं होती है। तो हर काव्य में हर कवि अपने अपने ढंग से अपनी नायिका को, नायक को प्रस्तुत करता है। कवि की जो मानसिकता होती है, उसका जो दर्शन होता है, उनके अपने सोचने विचारने का ढंग होता है, उनकी जीवन शैली होती है, सारे विषय जो होते हैं ये उनके अपने काव्य पर और उनके काव्य में चयन किए हुए वो जो नायक नायिका होते हैं उन पर जो है पड़ता है और उसी के अनुरूप जो है वो अपने नायक को और नायिका को उभारते हैं। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि हरिवोज जी की कविताओं में, अब रचनाओं में देश प्रेम, राष्ट्रीयता की कोई कमी नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं भी लिखी है और प्रगतिशील विचारधारा को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये जो रस कलश काव्य है, जबकि वो पौराणिक कथा कथा वस्तु को ही आधार बनाकर लिखी हुई है, लेकिन इसमें इन्होंने अपनी नायिका को देश प्रेमिका के रूप में और साथ ही साथ उन्होंने अपनी नायिका को लोक सेवा करने वाली लोक सेविका के रूप में भी प्रस्तुत किया है। ये उनकी अपनी काव्य कला है, काव्य कौशल है। अलग ढंग से, नवीन ढंग से उन्होंने नायिका के चित्र को अपने रचनाओं में खींचने का प्रयास किया है। प्रिय प्रवास उनका कीर्ति स्तंभ है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य में खड़ी बोली भाषा में लिखित महाकाव्य माना जाता है और ये कृति ही हरिवोज जी को हिंदी साहित्य में बहुत ख्याति को प्राप्त हुई है इस कृति से ही, और इसके द्वारा उनको जो कीर्ति मिली है और वो जो है अमूल्य है और इसके कारण ही वो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका की अपेक्षा
कृष्ण को विश्व सेवी और विश्व प्रेमी तथा राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण की कथा वर्णित है। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण जी की कथा वर्णित है। उन्होंने नए ढंग से, नवीन ढंग से उस चित्र को खींचा है। देखिए, प्रिय प्रवास उनका कीर्ति स्तंभ है, खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका की अपेक्षा कृष्ण को विश्व सेवी और विश्व प्रेमी तथा राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है। देखिए, उन्होंने सब कवि लोग जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी के चित्र को खींचा है, उनके चरित्र को बताने का प्रयास किया, उभारने का प्रयास किया है, उससे थोड़ा हटकर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी ने श्री कृष्ण जी को विश्व प्रेमी के रूप में और विश्व सेवी के रूप में प्रस्तुत किया है। समस्त विश्व से प्रेम करने वाले और समस्त विश्व का कल्याण और सेवा करने वाले एक कैरेक्टर के रूप में उभारा है। और उनके इस काव्य में उन्होंने राधा जी को जो है विश्व प्रेमी तथा लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। लोक सेविका के रूप में, देश प्रेमिका के रूप में भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। लोक मंगल, लोक कल्याण, लोक सेवा, इस प्रकार के गुणों को अपने चरित्र में उन्होंने भरकर, नायिका में भरकर राधा जी को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध ने अपने काव्य प्रिय प्रवास के द्वारा किया है। विश्व प्रेमी तथा लोक से चित्रित किया गया। रूप गुण संपन्न राधा इस काव्य की नायिका है। प्रेम और लोक हित भावना के दोनों कोलों का स्पर्श करती है। राधा की भावधारा प्रवाहित हुई है। वैदेही वनवास उनका दूसरा महाकाव्य है। सीता परित्याग का प्रसंग पाठकों के हृदय को द्रवीभूत कर देता है। तो देखिए, इसमें राधा जी के चित्र को जो उभारा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध ने, वो अपनी नायिका राधा जी को रूपवती और गुणवती के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यानी उनके सौंदर्य पर भी ध्यान दिया है और उनके गुणों पर भी ध्यान दिया है। एक रूपवती के रूप में और गुणवती के रूप में प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ उनका जो दूसरा महाकाव्य माना जाता है वो वैदेही वनवास है। इसमें उन्होंने सीता जी के परित्याग का प्रसंग जो है, वो सीता जी के उस प्रसंग पर बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डालकर पाठकों के मन को जीत लिया है। कला की दृष्टि से हरिवोध ब्रज और खड़ी बोली दोनों के सफल कवि हैं। अब हम अगर कला की बात करेंगे, उनके आर्ट की बात करेंगे, काव्य कौशल की, काव्य कला की बात करेंगे, तो इस दृष्टि से भी हरिवोध जी कुछ कम नहीं है। तो देखिए, खड़ी बोली, हरिवोध जी ब्रज और खड़ी बोली दोनों के सफल कवि माने जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रस कलश जो काव्य इनका है, उस काव्य को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में लिखा है। ब्रज भाषा पर भी इनको अधिकार था, खड़ी बोली भाषा पर भी इनको अधिकार था। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वाध्याय से, स्वयं परिश्रम से, अपने घर बैठकर ही, अपनी मेहनत और परिश्रम से ही विविध भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया था। जैसे संस्कृत है, उर्दू फारसी है, और गुरुमुखी है, बंगला है, ऐसे कुछ भाषाओं पर उन्होंने अधिकार जमाया था। तो ब्रज भाषा में भी वे काव्य लिखे हैं जो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। और उसी प्रकार उन्होंने खड़ी बोली में भी अपने कलम को चलाया है। दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी। बोलचाल की भाषा से लेकर शुद्ध साहित्यिक तत्सम भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की है। तो देखिए, बोलचाल की भाषा पर भी इनको बहुत अच्छा अधिकार था और साहित्यिक भाषा भी। बोलचाल की भाषा में साहित्यिक भाषा में थोड़ा अंतर हो जाता है। बोलचाल की जो भाषा होती है व्याकरण समेत नहीं होती है, और जो साहित्यिक भाषा होती है वो व्याकरण युक्त होती है। तो बोलचाल की भाषा ही जब परिमार्जित होकर साहित्यिक रूप ग्रहण कर लेती है, एक नया मोड़ ले लेती है ना, तो उस वक्त जो है वो व्याकरण युक्त होकर एक साहित्यिक भाषा के रूप में एक नवीन नाम को धारण कर वो प्रचलित हो जाती है। लेकिन
और उसके उस साहित्यिक रूप को पाने से पहले वो बोलचाल की ही होती है। और यही कारण है कि आज इस धरती पर अनगिनत भाषाएं हैं, हर भाषा बदलती जाती है, यह भाषा का बदलने का गुण है। तो हरिबोध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध जी बोलचाल की भाषा पर भी अच्छा ज्ञान रखते थे। बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा से थोड़ी अलग होती है, यानी थोड़ी गंवारू टाइप, थोड़ी मोटी भाषा होती है, जिसमें शब्द जो होते हैं वो शब्द तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली जो कला है वो भी इनके पास थी, और साथ ही साथ साहित्यिक भाषा को भी वे बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। और तत्सम रूप इन्होंने भाषा का प्रस्तुत किया है, यानी जैसे का तैसा शब्दों को लेकर प्रस्तुत करना, ये कला भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध जी के पास है। दोनों प्रकार की शैलियों को उन्होंने अपना है, मुक्तक और प्रबंध काव्य, यानी पूरी आरंभ से लेकर अंत तक जो कथा चलती रहती है वो प्रबंध काव्य है। पूर्वापर संबंध होता है, कविता और कविता के बीच में कथा एक ही होती है, उसका नायक होता है, उसके क्या कहते हैं विभिन्न अध्याय होते हैं, और नायक के जो गुण होते हैं वो भी काव्य शास्त्र के अनुरूप होते हैं। ये प्रबंध काव्य होता है। मुक्तक शैली वो होती है जिसमें दोहे में कोई संबंध नहीं होता, जैसे कविता और कविता में कोई संबंध नहीं होता है, पूर्वापर संबंध। कविता का जो भाव होता है, जो कथा वस्तु होती है, वो आरंभ से अंत तक एक नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो वो मुक्तक शैली होती है। तो ये दोनों प्रकार की जो शैलियाँ हैं, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध ने दोनों प्रकार की शैलियों को अपनाया है, दोनों प्रकार के काव्यों को उन्होंने लिखा है। प्रिय प्रवास में उन्होंने प्रकृति का अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। प्रिय प्रवास जो काव्य है जिसमें राधा कृष्ण जी की कथा वर्णित है, प्रकृति का, नेचर का उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से चित्र खींचा है, वर्णन किया है। उनके काव्य में मुख्यतः संयोग और वियोग श्रृंगार तथा वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब रस की हम बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध जी के काव्य में संयोग श्रृंगार भी है, वियोग श्रृंगार भी है, और वात्सल्य रस के भी दर्शन हमको होते हैं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। जो साहित्य प्रेमी होते हैं, साहित्य का पठन पाठन करते हैं, कविता का पठन पाठन करते हैं, तो उनको तो ये जरूर मालूम होता है कि संयोग श्रृंगार क्या है और वियोग श्रृंगार क्या है। ये प्रेम जो साथ में रहकर होता है उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं, और जो दूर रहकर एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, तड़पते हैं, बेचैन, विरह वेदना को सहते हैं, ये वियोग श्रृंगार है। तो ये दोनों प्रकार के, यानी संयोग साथ में रहकर प्रेम पाने को जो है संयोग श्रृंगार, और दूर हो जाने को वियोग श्रृंगार कहते हैं। ये दोनों पक्षों पर उन्होंने अपना कलम चलाया है। इसके साथ साथ वात्सल्य रस वात्सल्य रस माँ और बच्चों के, माँ की जो ममता होती है, अपने संतान के प्रति जो प्रेम और लगाव होता है, ये वात्सल्य रस माना जाता है। माँ अपने संतान के प्रति जो प्रेम दिखाती है, जो वात्सल्य दिखाती है, जो प्रेम में मग्न होकर धन्य हो जाती है, वो वात्सल्य रस के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार के ये तीनों रस भी हमको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध जी की रचनाओं में दिखाई देते हैं। उन्होंने ग्रामीण छंद, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि अनेक प्रिय अलंकार है। उनकी भाषा में सरलता, प्रांजलता तथा सरसता दर्शित होते हैं। हरिबोध हिंदी के सार्वभौम कवि है तथा उनकी उद्भावनाएं सर्वथा मौलिक है। अब देखिए, छंद और अलंकार की बात करेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध छंद और अलंकार के चयन में, प्रयोग में, प्रस्तुत करने में, अभिव्यक्ति में भी एक सफल कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। जो नाम यहाँ पर गिनाए हुए हैं वो छंद है, देखिए, ग्रामीण छंद, गांव में प्रचलित ग्रामीण छंद, और कवित्त,
सवैया छंदों का उन्होंने प्रयोग किया। अलंकार की बात करेंगे तो लगभग सभी अलंकार यहाँ पर गिनाए गए हैं। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने काव्य कला को विकसित किया है और कविताओं को सजाने का काम किया है। क्योंकि कविता जब पाठक के सम्मुख आती है तो दो प्रकार से उसमें खूबी होना बहुत ज़रूरी होता है। एक कला पक्ष होता है उसका और दूसरा भाव पक्ष होता है। तो कुछ ऐसे प्रेमी होते हैं जो केवल कला पक्ष पर ध्यान देते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं वो भाव पक्ष पर ध्यान देते हैं। तो जो लोग कला पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कला प्रेमी होते हैं, वो लोग छंदों को और अलंकारों को ढूंढने लग जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है और इसमें कौन सा छंद है। लेकिन कुछ ऐसे कवि लोग भी होते हैं जो अपनी कविता को बिना सजाए ही पाठकों तक पहुंचा देते हैं, जिनमें हम निराला जी का नाम ले सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने छंदों के बंधन से विमुक्त होकर रचनाएं की थी। लेकिन यहाँ पर हम हरिवोध जी की बात कर रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी की बात कर रहे हैं। तो हरिवोध जी छंद और कला के प्रेमी थे। उन्होंने विभिन्न छंदों का प्रयोग अपने कविता को सजाने में किया है और विभिन्न प्रकार के अलंकारों को भी उन्होंने अपनी कविता को सजाने के लिए किया है और इस तरह से उन्होंने सजाकर पाठकों तक अपने काव्यों को प्रस्तुत किया है। तो कविता जब सजाई जाती है तो वो उसका कला पक्ष मजबूत हो जाता है। अब उसका भाव पक्ष भी अगर दृढ़ होता है तो भाव पक्ष दृढ़ होने के बाद कला पक्ष भी दृढ़ होता है, तो निस्संदेह वो सजकर और अच्छी सार्थक मीनिंग को लेकर, अर्थ को लेकर जब पाठक के सम्मुख जाती है तो पाठक उससे प्रभावित जरूर हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने कला पक्ष पर भी ध्यान दिया है और भाव पक्ष पर भी ध्यान दिया है। प्रस्तुत रचना में हरिवोध ने यह प्रतिपादित किया है कि जिस तरह एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों जन्म लेते हैं किंतु दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, उसी तरह इस धरती पर फूल और कांटों के समान अच्छे और बुरे मनुष्य दर्शित होते हैं। अतः हमें अच्छे गुणों को अपनाकर बुरे गुणों का त्याग कर देना चाहिए। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया है, अपने अनुभव को पाठकों के साथ बांटा है। उनका कहना है कि एक ही झाड़ पर फूल भी होता है और कांटा भी होता है। एक ही झाड़ पर फूल भी होता है, कांटा भी होता है। उसी प्रकार इस धरती पर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं और इस धरती पर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। अब ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसे परखें, समझें, सोचें और अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को छोड़ दें। और इस कविता में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई है। सबसे बढ़िया बात उन्होंने ये बताई है कि चाहे वो कांटा होने दीजिए, चाहे वो फूल होने दीजिए, तो इनका जो सृष्टिकर्ता है, इनको बनाने वाला जो सृष्टिकर्ता है, वो इनमें भेद नहीं रखता है। उसके द्वारा जो चांद बनाया गया है, उस चांद से निकलने वाली चांदनी दोनों पर आती है। उसके द्वारा बनाया हुआ सूरज जो है, सूर्य जो दिनकर है, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश भी दोनों पर आता है। तो इस प्रकार ये जो कांटा और फूल है, दोनों भले ही एक ही पौधे पर रहते हैं, लेकिन दोनों के गुण विभिन्न हैं। एक को लोग पसंद करते हैं और एक का तिरस्कार करते हैं, लेकिन बनाने वाला दोनों में किसी का भी तिरस्कार नहीं करता है और किसी को दूर नहीं करता है। दोनों को समान रूप से देखता है। बनाने वाला उन दोनों पर समान रूप से अपना जो प्रकाश है उसको फैलाता है। ये सृष्टिकर्ता की सबसे बड़ी कृपा है। इस प्रकार से उन्होंने बढ़िया भाव को दर्शाने वाली और गूढ़ार्थ को प्रस्तुत करने वाली कविता यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, जिसका शीर्षक है फूल और कांटा। बहुत बढ़िया कविता है, बहुत अच्छा संदेश इसके द्वारा देना चाहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध जी। तो ये जो कविता है, इस कविता को हम इसके बाद की क्लास में पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। धन्यवाद।